दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 17 मई 2021 है आज। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, चलिए आइए देखते हैं। आज का दिन विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में। इस बार की जो थीम रहेगी, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। क्या? चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना इस बार की थीम रहेगी। दरअसल इस दिवस की बात करें तो इसको पहले 1969 से विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता था सामान्यतः, लेकिन 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ, जो कि यूएनजीए जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अंग है, 6 अंगों में से एक अंग है, इसने 2005 में इसे विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में चिन्हित किया, घोषणा की इस रूप में मनाए जाने की। तो वर्ष 2005 के बाद से अर्थात 2006 से 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, तो इस बार की जो थीम रही, चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना। जूइस मिशन जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जुपिटर तो ये बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं उनका ये अध्ययन करेगा। जूस मिशन है और ये किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जिसको जूस भी कहा जा रहा है, उसने हाल ही में परीक्षणों के एक महत्वपूर्ण क्रम में प्रवेश किया। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित एक अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है, मतलब ग्रहों के अंदर जो उनका जो सिस्टम है अर्थात उपग्रह हैं उनका अध्ययन करेगा। यह अभी अपने विकास के चरण में है। 2022 में जून में लगभग इसको लॉन्च करने की योजना है। जूस मिशन बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा, उपग्रहों का अध्ययन करेगा। किसका? इसका यूरोपो का, गैनीमेड का और कैलिस्टो का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना भी हाल ही में चर्चित रही, क्योंकि इसकी 8वीं किस्त प्रधानमंत्री ने वितरित की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभों की 8वीं किस्त जारी कर दी गई है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित, ध्यान रखिएगा ये वित्त पोषण वाला भी मामला आ सकता है। 100% इसमें केंद्र सरकार का रहता है। तो केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अक्सर आप 2 तरह की योजनाओं के बारे में सुनते होंगे, एक केंद्रीय योजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना। तो केंद्रीय योजना जो होती है उसमें केंद्र सरकार का पूरा फंडिंग रहती है। केंद्र प्रायोजित योजना जो रहती है उसमें सामान्यतः राज्य सरकारों को भी देना पड़ता है। ठीक है, तो यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। हालांकि 2019 में इसको विस्तारित कर दिया गया था चुनाव जीतने के बाद, जैसा कि घोषणा पत्र में था कि हम सभी किसानों तक ये सुविधा देंगे। पहले ये था कि केवल कुछ उसमें सीमा लिमिटेड था, शायद 2 हेक्टेयर तक जिनके पास ज़मीन है, ठीक है, वहीं तक सीमित था। लेकिन बाद में सभी किसानों को ये इसका लाभ दिया जाने लगा 2019 से। तो यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 4 महीने की अवधि में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। तो 2,000 रुपये की 3 किस्त, तो कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। पात्र किसानों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा चिन्हित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको चिन्हित कौन करता है? राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि पर खेती करने वाले पूरे देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए आय सहायता प्रदान की गई थी। लेकिन बाद में जो मैंने कहा कि 2019 में जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के और फिर से सरकार बनती है, तो 1 जून 2019 से इस योजना का विस्तार करते हुए देश के किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया, अर्थात सभी किसानों को, तथा पूर्व निर्धारित कृषि योग्य भूमि जोत की जो सीमा थी 2 हेक्टेयर, उसको हटा ली गई।
गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS 2021, तो ये अभी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा कितने देशों के नौसेना प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, तो कुल 13 देशों के नौसेना प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा गोवा के नेवल वॉर कॉलेज के तत्वाधान में GMS 21 गोवा समुद्री संगोष्ठी गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2021 की मेजबानी की गई। इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था और इसमें हिंद महासागर के तटवर्ती 13 देशों के नौसेना प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन भाग लिया था वर्चुअल तरीके से। कार्यक्रम में ध्यान रखिएगा, भारत, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड इतने देश शामिल थे। GMS 21 का जो विषय था समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित नौसेनाओं हेतु सक्रिय भूमिका निभाने वाले हालात पर केंद्रित था। निर्देशात्मक नोट हाल ही में चर्चा में रहा। विभिन्न जो सुप्रीम कोर्ट के महानतम निर्णय हैं, जैसे केशवानंद भारती हो गया, गोलकनाथ हो गया और तमाम जो ऐतिहासिक फैसले हैं, जैसे अयोध्या फैसला हो गया, तो इन फैसलों को यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शुरू की गई एक नई सुविधा है। इसमें ऐतिहासिक निर्णयों का संक्षिप्त सारांश उपलब्ध रहेगा। तो इसका उद्देश्य समझने में आसान प्रारूप में, ताकि आसानी समझा जा सके इन ऐतिहासिक फैसलों का, इनके जो इन एंड आउट्स हैं, क्या क्या इसमें मेन बातें थी, ये सब रहेंगी। यह अदालत के फैसलों के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करने के इच्छुक मीडिया कर्मियों और आम जनता के लिए, विशेषकर छात्रों के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में काम करेगा। डेली करंट क्विज में देख लेते हैं क्या है। तो नेपाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो KP शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक कहानी हुई है। KP शर्मा ओली ने दिसंबर 2020 में संसद को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति को सिफारिश की थी कि संसद भंग कर दिया जाए और समय से पहले ही चुनाव कराए जाने का इन्होंने ऐलान कर दिया था, फैसला कर लिया था। तो अगर सब कुछ सही रहता तो मई जून में अभी चुनाव हो रहे होते नेपाल में। लेकिन हुआ क्या कि फरवरी 2021 में जो विपक्षी लोग हैं, जो साथ के लोग थे, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया और संसद को पुनः चलाए जाने का आदेश दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, इनके अगेंस्ट विपक्षी दल जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, उसी तरह नेपाल में भी संसदीय प्रणाली है। वहाँ पे भी द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था वहाँ पर भी है। एक जो प्रतिनिधि सभा है, दूसरी सभा जो है राष्ट्रीय सभा है। तो प्रतिनिधि सभा में ये विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, मतलब अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पारित हो गया और इनकी सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति ने विपक्षी पार्टियों को सरकार बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया, लेकिन उनमें भी KP शर्मा ओली ने कुछ चालें चली और आपसी मनमुटाव हो गया। विशेषकर KP शर्मा ओली ने कुछ दिनों पहले जो विभिन्न मुद्दे थे जिनको लेकर के विपक्षी पार्टियां इनके अगेंस्ट हो गई थी, काफ़ी लोग जो इनको समर्थक थे वो भी इनके विरोध में आ गए थे, वो भी पुनः इनका समर्थन करने लगे। विशेषकर मुख्य विपक्षी पार्टी वहाँ की एक समाजवादी पार्टी भी है, जिसने फिर से ये इच्छा व्यक्त की कि इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। यही कारण रहा कि विपक्षी जो दल हैं वो 12 सदस्य भी इकट्ठा नहीं कर पाए, अपने पास 12 सदस्य भी नहीं ला सके, जिसके कारण कि सरकार नहीं बना सके। इसके बाद वहाँ के रूल के अनुसार, संविधान के अनुसार, आपको पता है कि वहाँ का जो संविधान है, इसके पहले एक सदनी व्यवस्था ही थी, लेकिन 2015 में जो नया संविधान आया था उससे द्विसदनी प्रणाली हुई थी। तो नए संविधान में ही एक व्यवस्था है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको राष्ट्रपति निमंत्रण देगा प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए। तो वही काम राष्ट्रपति ने किया। जब विपक्षी दल बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहे, ठीक है, सरकार का दावा पेश करने में नाकामयाब रहे, तो फिर से
चूँकि इनकी सबसे बड़ी पार्टी थी केपी शर्मा ओली की, तो फिर से इनको सरकार बनाने का न्योता दिया और फिर से केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। अब इनको 30 दिन का समय दिया गया है फिर से विश्वास मत हासिल करने के लिए। तो ये कहानी अभी नेपाल में चल रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विभिन्न प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषयों के कोर्स से जुड़ना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9453775039, जुड़कर लाभ ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक हैं, उन पे आप संपर्क करके हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेरी भी डायरेक्ट टेलीग्राम पे उत्कर्ष द्विवेदी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, चैटिंग ग्रुप है, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।